रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 2। फिदा पार्थ को देख रही थी, जिसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में ऐसे छुपाया हुआ था जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही लुट गई हो। फिदा ने कहा, सर आप मजाक कर रहे हैं ना? पार्थ ने इस पर अपना हाथ हटाया और फिर तुरंत ब्लैंकेट हटाकर खड़ा हो गया। फिदा ने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढका क्योंकि वो सिर्फ अपने बॉक्सेस में था। पार्थ ने कहा, अपना हाथ हटाओ और देखो अपने इस मासूम से चेहरे से मुझे, कैसे तुमने मेरी शरीर का क्या हाल कर दिया है। तुमने मेरा शरीर का एक कोना नहीं छोड़ा। वो तो तुम्हारी लिपस्टिक खत्म हो गई, वरना मेरे पैर पर और हाथ पर भी निशान होते। और असल में बात ये थी कि उसे सिर्फ 100 किस करनी थी, इसीलिए जैसे ही 100 किस पूरी हुई वो शांत हो गई थी। अगर नहीं होती तो वह शायद पैर और हाथ पर भी आ जाती पिछली रात। फिदा ने अपना सरना में हिलाया तो पार्थ ने कहा, होश में आ गई हो ना, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही हो। तुम्हारी वजह से अब मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं रह पाऊंगा। अपनी लाइफ में शायद मैं कभी शादी भी नहीं कर पाऊंगा। शायद फैमिली प्रेशर में शादी करूं, लेकिन उसके साथ कभी अपनी लाइफ को पति पत्नी की तरह आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। और मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। फिदा ने इस पर अपना चेहरा बिल्कुल पार्थ के सामने किया। उसने अपने हाथ हटा दिए और बोली, प्रेग्नेंट। वो तुरंत खड़ी हो गई, जिस पर हल्के से फिदा के पार्ट पार्थ के सामने आ गए, जिस पर पार्थ में अपना चेहरा दूसरी तरफ क्या, क्योंकि वह देखना ही नहीं चाहता था वो सब। फिदा तुरंत बेड से कूदकर उसके पास आई और बोली, क्या कहा आपने? मैं प्रेग्नेंट। उसके बाद उसने अपने सर पर हाथ रखा और नीचे आलती पालती कर बैठ गई, जो उस सिचुएशन बहुत बेकार कर रही थी। वो इस तरीके से उसे देख नहीं पा रहा था। ऐसे सिर्फ शॉट में वह आलती पालती मारकर नीचे बैठ गई थी और उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स पार्थ के सामने आ गई थी और वह चाहकर भी अपनी नजरें फिदा से नहीं हटा पा रहा था। उसने अपने आप को बिल्कुल पलट दिया और बोला, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो जाऊंगा? फिदा ने कहा, अरे लड़के थोड़ी प्रेग्नेंट होते हैं और आप तो बायोलॉजी के सर हैं, लड़कियां होती हैं प्रेग्नेंट। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सर प्लीज कुछ कीजिए। उसके बाद वो खड़ी हुई और उसने उसका वो हाथ पकड़ा जिस पर टैटू लगा हुआ था। पार्थ ने वह हाथ देखा और कहा, मैं अपने इस टैटू से कितना प्यार करता हूं और तुमने क्या कहा? इस टैटू को निकाल दो वरना मैं डबल इज्जत लूटूंगी। और मैं इसे कितना प्यार करता हूं और रातों रात तो हटा नहीं सकता था। और तुमने क्या किया? पूरी रात बस मेरी इज्जत के साथ खेलती रही, बिल्कुल भी नहीं रुकी। मैं चिल्लाता रहा लेकिन तुम बिल्कुल नहीं शांत हुई। फिदा ने अपने कानों को पकड़ते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगी आपके साथ। आई एम सॉरी। पार्थ ने चेहरा दूसरी तरफ किया। उसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी फिदा की गलतफहमी दूर नहीं की। पिछले दिन उसने बहुत तंग कर दिया था पार्थ को। अब बारी पार्थ की थी तो उसे तंग करने की। फिदा वापस उसकी तरफ आई और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली, सॉरी सॉरी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अचानक से सामने से फिदा ने पार्थ का चेहरा पकड़ा था, जिस पर पार्थ एक पल के लिए खामोश हो गया। वो उसके रोते हुए चेहरे को देख रहा था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तभी उससे याद आया कि उसे उससे भी और तंग करना है और उसने कहा, छोड़ो मुझे। तुमने क्या कहा? मैं टाइगर हूँ टाइगर, इंसान नहीं हूँ। तुमने क्या कहा? मैं दहाड़ता हूँ टाइगर की तरह। मतलब मैं तुम्हें पार्थ सर नहीं लगता, टाइगर सर लगता हूँ, है ना? बहुत बेकार हो तुम, बहुत बेकार। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम जैसी इतनी गंदी लड़की को पनिशमेंट देकर। तुमने उस पनिशमेंट का बदला लिया है ना? पिछली रात मेरे साथ तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत बहुत। और उसके बाद वह अपना नाक सिकुड़ते हुए दूसरी तरफ हो गया। फिदा ने अपने बाल खुजलाए और बोली, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे शांत करूं? फिदा उसके बाद उसके पास आई और बोली, प्लीज सर प्लीज, मेरी बात मान जाए, प्लीज आप बताइए ना कि मैं क्या करूं। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो, और मैं आपको सॉरी बोल रही हूं ना पिछली रात के लिए, और मुझे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। मुझे मेरे लोअर एब्डोमेन में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। पार्थ हैरान हो गया। उसने इतनी आसानी से यह शब्द पार्थ के सामने कह कैसे दिया? पार्थ ने कहा, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही ना? तुमने ऐसा शब्द मेरे सामने निकाले तो कैसे? फिदा बोली, आई एम सॉरी। वो अब आप बायोलॉजी के सर हैं और हमारे बीच जब सब कुछ हो ही गया है तो क्या ही छुपाना और क्या ही बताना। उसके बाद उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी और गिल्टी भी फील हो रहा था। पार्थ का तो मन कर रहा था कि जो नहीं हुआ वो अभी उसके साथ कर दे और उसे बोल दे कि सारा का सारा प्लान उसका था। लेकिन नहीं, वह भी यह नहीं कर सकता था।
वो उसे सामने से आई लव यू बोले, वह भी होश और हवास में सुनना चाहता था। पार्थ ने कहा, बायोलॉजी का टीचर हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइफ की बायोलॉजी तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करोगी। फिदा ने इस पर तुरंत कहा, सॉरी, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगी और बेड पर बैठकर अपने आंखों के आंसुओं को साफ करने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, सर कुछ बताइए ना कि मैं क्या करूं। मैं प्रेग्नेंट सच में हो गई तो, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को मारकर फ्यूचर में कभी मां ना बना पाऊं। जो भी मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा वो ये तो चाहेगा ना कि मैं मां बनूं। उसके बाद उसने पार्थ को देखा। पार्थ तो ऑफ कोर्स चाह रहा था कि फ्यूचर में उन दोनों का एक बच्चा आए, और वह कोई प्रेग्नेंट तो होने नहीं वाली थी क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। पार्थ बस नौटंकी कर रहा था। पार्थ ने कहा, वो तुम्हारी गलती, मुझे क्या पता क्या करना है। तुम फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गए तो तुमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं सामने से किसी लड़की को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ इतना कुछ कर चुकी हो तुम। अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है इस मामले में कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जवाब फिदा के मन में यही आया कि वह दोनों साथ में शादी कर ले, लेकिन वह ये बात नहीं बोलना चाहती थी बिल्कुल भी, और शायद पार्थ यही जवाब सुनना चाहता था। वो उसका वेट कर रहा था कि तभी दोनों का फोन एक साथ बजने लगा। पार्थ ने कहा, मैं फोन देखता हूँ। मैं भी देखती हूँ। उसके बाद फिदा एक तरफ हो गई अपना फोन लेकर और पार्थ एक तरफ हो गया, तो उन्होंने फोन पिक किया। एक तरफ नक्श था, एक तरफ आराधना थी। उन दोनों ने कुछ बताया और दोनों के मुंह से निकला, क्या शादी। दोनों ने इस पर हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर फिदा ने कहा, पर ऐसी कैसे तेरे पेरेंट्स इतनी जल्दी तेरी शादी करने के लिए बोल सकते हैं। आराधना ने कहा, मुझे क्या पता। मैं कल घर आए तो मम्मी एकदम लड्डू लेकर आई मेरे पास और मेरे मुंह में डालते हुए बोली, तेरी शादी फिक्स हो गई है, हमें जाना है लड़कों वालों के घर शादी की बात करने के लिए। फिदा ने कहा, क्या तेरे घर पर लड़की वाले जाते हैं लड़कों के घर। आराधना ने कहा, हाँ हमारे घर लड़कियां जाती हैं लड़कों के घर। दूसरी तरफ पार्थ नक्श से बोला, तो घोड़ी चढ़ जाओ भाई, किसने बोला है कि मत चलो। उम्र हो गई है आपकी, अब पूरे के पूरे 26 साल के हो। नक्श ने कहा, हाँ सिर्फ 26 साल का, कोई 260 साल का नहीं हुआ जो शादी करूंगा। पार्थ ने कहा, आप 260 साल तक जिंदा रहोगे और आपको क्या बुढ़े होकर शादी करनी है, तो बच्चे को कैसे पैदा करोगी, या करने का बिल्कुल मन नहीं है, या फिर आप ऐसे टाइप के पसंद नहीं हो। फिदा तो काफी धीरे बोल रही थी, इसलिए उसकी बात पार्थ को नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन पार्थ की ऐसी अजीब बात को सुन पा रही थी और वह हैरान हो गई। दूसरी तरफ आराधना को भी किसी लड़के की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन एग्जैक्ट क्या बात थी वो उसे सुनाई नहीं दे रही थी। आराधना ने पूछा, तू किसके पास है फिदा, तू तो अपने घर पर है ना। फिदा ने कहा, टीवी चल रहा है सामने। आराधना ने कहा, अरे तू अब मेरे साथ चल लड़के को देखने, देखते हैं ना कैसा है। अगर ठीक हुआ तो कर लूंगी शादी, नहीं हुआ तो कुछ करेंगे टिकडम, ताकि यह शादी टूट जाए और मेरा सपना तो अधूरा रह गया। फिदा ने कहा, कौन सा सपना। आराधना ने कहा, हम दोनों का एक ही घर में शादी करने का सपना। और कौन सा सपना। फिदा ने अपना माथा पीट लिया और थोड़ा गुस्से से बोली, यहाँ मेरी वोट लग गई है और तुझे शादी की पड़ी है। वहां दूसरी तरफ नक्श ने पार्थ से कहा, अगर इतनी जल्दी है तो अपनी उस मैडम को बोलो ना कि मुझे तुमसे शादी करनी है। प्लीज शादी कर लो, मैं उतावला हो रहा हूँ। तू कर ले शादी, तू लिया घर में बहू। पार्थ ने इस पर फिदा को देखा जो कि आराधना से बात कर रही थी, और कहा, बहुत जल्द ले आऊंगा, और क्या पता आपके साथ साथ मेरे भी फेरे हो जाए। नक्श ने कहा, तू बहुत अजीब तरीके का इंसान है, जल्दी से घर आओ, देखते हैं कौन सी लड़की आ रही है मुझे देखने। पार्थ ने कहा, व्हाट, लड़की देखने आ रही है, आपको नहीं जाना उसके घर। नक्श ने कहा, नहीं, उनके यहाँ कोई अजीब सा रिवाज है, लड़कियां जाती है लड़के के घर, मुझे तो बहुत अजीब लगा। पार्थ ने कहा, ठीक है आता हूँ। दूसरी तरफ फिदा ने भी कहा, ठीक है आती हूँ, 1 घंटा दे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास आए और एक साथ बोले, मुझे कहीं जाना है। पार्थ ने इस पर कहा, सोचना जरूर और बताना जरूर कि मुझे करना क्या चाहिए। फिदा ने कहा, बाद में बताऊं सर, अभी मुझे कहीं जाना है, इम्पोर्टेंट है। पार्थ ने अपना सर हिलाया और फिर वो दोनों अपने अपने डेस्टिनेशंस पर चले गए।
फिदा तुरंत अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में गए और पार्थ ने अपने कपड़े वहीं पर बदले और उसके बाद फिदा बाहर आए तो पार्थ अपने कपड़े पहन चुका था और फोन में कुछ कर रहा था बैठकर। फिदा ने कहा, बाय सर, और उसके बाद वह वहां से चले गए। पार्थ बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वह उठा और उसने ड्राइवर को बोला कि कार निकले। उसके बाद वह भी घर के लिए निकल गया। फिदा रास्ते में थी कि तभी आराधना का कॉल उसे वापस आया। उसने फोन पिक किया तो आराधना ने कहा, फिदा, अगर तू तैयार नहीं हुई तो प्लीज साड़ी पहन कर आएगी। तभी उसे बाहर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तू निकल गई क्या घर से? फिदा ने कहा, नहीं, मैं घर जा रही हूँ। फिदा जैसे नींद में थी और उसने बोल दिया। आराधना ने कहा, क्या तू घर जा रही है? मतलब तू घर पर नहीं थी अब तक? फिदा को याद आया कि उसने थोड़ी देर पहले उसे बोला था कि वो घर पर है। फिदा ने कहा, अरे नहीं, वो मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर की तरफ आई थी, अभी घर जा रही हूँ, फिर जाकर तैयार होंगी। आराधना ने कहा, अच्छा तो तुम एक काम करना, कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आना। फिदा ने कहा, साड़ी क्यों पहनकर आनी है? आराधना ने कहा, मम्मी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इम्प्रेस करने के लिए साड़ी, नहीं तो तुम मत ही आना और मैं चाहती हूँ कि तू आए। फिदा ने कहा, ठीक है, मैं साड़ी पहनकर आ जाऊंगी। उसके बाद वो अपने घर पहुंच गई। उसकी मां ने उससे कई सवाल कर दिए। फिदा ने उन्हें पकड़ते हुए कहा, मां खामोश हो जाए प्लीज, मैं बता दूंगी सब कुछ कि मैं कहाँ थी। मैं अपने दोस्त के घर पर थी। वह क्या है ना कि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो मैं उसके घर चली गई थी और आराधना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उसे लड़के वाले देखने जाने हैं, तो उसने कहा है कि मैं उसके साथ चलूं, तो मैं अभी जाकर तैयार हो रही हूँ। फिदा की मां छाया ने कहा, आराधना की शादी फिक्स हो रही है तो फिर हमें तेरी भी कर देनी चाहिए। फिदा इस पर तुरंत पलट गई और बोली, क्या कुछ भी? अगर उसके पेरेंट्स उसकी इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं तो मेरी भी कर दोगे क्या? मुझे नहीं करनी अभी प्लीज, मेरी 8 लिस्ट पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो, उसके बाद कर देना जहां करनी है। फिदा ने ये इसलिए कहा था क्योंकि सौरभ तो उसे छोड़ गया था और पार्थ, वो उसके दिमाग में घूमने लगा था। सुनील जी जो वहीं पर बैठे हुए थे वो बोले, हाँ ठीक है, चलो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। फिदा वहां से अपने कमरे में चली गई और फिर अपनी अलमारी खोली और उसमें से साड़ी वाला क्षेत्र देखने लगी। उसके पास 6 साड़ी थी, एक लाल रंग की, एक पीले रंग की, एक मल्टी कलर की, एक बनारसी येलो कलर की, एक उसने काले रंग की पहनी हुई थी और एक गहरा और हल्का गुलाबी रंग के मिक्स। उसने वो आखिरी गहरा और हल्का गुलाबी रंग वाला साड़ी उठा लिया और फिर उसे लेकर वो बाथरूम में चली गई। वो बाहर से उसका पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर आई और फिर साड़ी को अपनी कमर पर बांध दिया और उसका ओपन पल्ला रखा। हल्का रंग ऊपर की तरफ आ रहा था और गाढ़ा रंग वो नीचे की तरफ आ रहा था और वह उसके गोरे और बेदाग रंग को और भी ज्यादा निखर रही थी। उसने एक छोटी सी लाल रंग की बिंदी अपने माथे पर लगाई और 3-4 चूड़ियां अपने एक हाथ में पहनी और अपने दोनों कानों में बड़े बड़े झुमके डाल दिए और लाइट मेकअप कर दिया। बस इससे ज्यादा उससे कुछ नहीं किया। उसने कमरे में आते ही सबसे पहले अपना फोन को चार्जिंग पर लगाया था। उसका फोन चार्ज हो गया। उसने पर्स उठाया और फोन लेकर वह नीचे की तरफ गई और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गई और बोली, मम्मी नाश्ता। छाया नाश्ता लेकर आई और फिर फिदा ने थोड़ा सा ही खाया, ज्यादा नहीं खाया क्योंकि वहां पर भी उसे खाना पड़ता और वह मना नहीं कर सकते थी। उसके बाद वह वहां से चली गई। वो पहले वहां से आराधना के घर गई रिक्शा से और फिर वहां से वो लड़के वालों के यहाँ जाने वाली थी। जब वो आराधना के घर पहुंची तो उसने देखा कि सारे घर से बाहर आ रहे थे। उसने कहा, मैं लेट हो गई क्या? सॉरी आंटी अंकल। उसके बाद उसने दोनों को नमस्ते किया। आराधना ने कहा, ऑलमोस्ट, हमने सोचा कि तू आ ही नहीं रही है इसलिए हम निकल रहे थे यहाँ से। उसके बाद आराधना बोली, हम थोड़े अभी घर के अंदर चले। आराधना की माँ बोली, जैसा तू ठीक समझे। फिदा नहीं इस पर कहा, नहीं नहीं, हम चलते हैं यहाँ से, कभी हम लेट हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आराधना की माँ फिदा की बात पर मुस्कुरा दी और कहा, ये हुई ना मेरी प्यारी बच्ची वाली बात। उसके बाद वह सारे आराधना के पापा की कार में बैठे और वहां से निकल गए। ये दूसरी तरफ नेगी मैंशन में नक्श बेमन से तैयार हो रहा था क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी। ऐसा नहीं था कि वह किसी से प्यार करता था। उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी आज तक, लेकिन उसे फिलहाल शादी नहीं करनी थी और सारे उससे पूछ पूछ कर थक गए थे कि क्यों नहीं करनी और वह कोई कारण ही नहीं बताता था। इसीलिए तंग आकर रूबी जी ने बिना उससे पूछे ही एक लड़की के पेरेंट्स से बात करें और फाइनली उसके पेरेंट्स भी मान गए।
उम्र में थोड़ा फासला था, लेकिन उन्होंने उस उम्र के फसले को जाने दिया। उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि पहले के टाइम में भी उम्र फासला होता था, और अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो हम उसे पढ़ाएंगे, अगर कुछ बनना चाहती है तो बनने देंगे, और अगर घर में बैठना चाहते तो घर में बैठी रहेगी, उसकी सारी मर्जी है। नक्श की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा मॉडर्न थी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर लड़की कुछ बनना चाहती है शादी के बाद और कुछ करना चाहती है। खुद रूबी भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी, वह भी तो शादीशुदा थी। ऐसा तो नहीं था कि शादी के बाद उसने बच्चों में अपना सारा दिन जीवन व्यतीत कर दिया। नक्श अपनी शर्ट के बटन को बंद कर रहा था कि तभी पार्थ वहां आया और बोला, भाई जरा ये बांधना। नक्श ने उसे देखा तो उसके हाथ में टाई थी। नक्श ने कहा, तू टाई पहनकर कहाँ जा रहा है? मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, बिजनेस मीटिंग वाले नहीं जो तू टाई बांधने की बात कर रहा है। पार्थ ने कहा, लड़की वाले आपको देखने आ रहे हैं, मुझे थोड़ी देखने आ रहे हैं, मुझे तो कॉलेज जाना है ना। नक्श ने कहा, लेकिन तुझे टाई की क्या जरूरत आ गई और तुझे आज तक टाई क्यों नहीं बांधनी आई? पार्थ ने उसे देखते हुए कहा, भाई बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्ट, और मैं खुलकर कहता हूं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, शायद जिंदगी में कभी परफेक्ट बन भी नहीं सकता। अभी चलो ये टाई बंद कर दो, मुझे कॉलेज जाना है। नक्श ने कहा, सच में यार तू कितना ज्यादा बेदर्द है, कल इतना अच्छे से फ्रेशर्स पार्टी हुआ, स्टूडेंट्स को सोने दे आराम से, लेकिन नहीं, खुद भी पूरी रात नहीं सोया होगा, उन्हें भी नहीं सोने देगा। बुला लिया अगले दिन कॉलेज, आओ स्टूडेंट, और तेरी वजह से आना होगा उन्हें, प्रिंसिपल भी मान गया होगा तेरी वजह से, ये नहीं कि कोई बात नहीं छुट्टी दे देते हैं, लेकिन तूने ही। पार्थ ने घूर कर नक्श को देखा और कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज संडे है, आज वो स्टूडेंट आएंगे कॉलेज जिन्हें खुद से पढ़ाई करनी है, और मैं कॉलेज इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे नोट्स बनाने हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हुआ तो मेरे पास आकर मैं डाउट क्लियर करेगा, ऑथरवाइज कोई स्टूडेंट मेरे पास नहीं आएगा। पढ़ने नहीं जा रहा मैं वहां पर बिकॉज आज संडे है। नक्श ने कहा, मेरे लिए संडे है, मेरी फैमिली के लिए संडे है, तेरे लिए संडे कभी दुनिया में नहीं है। आई थिंक तेरे कैलेंडर से संडे है गायब है, क्योंकि तू संडे को भी कॉलेज जाता है। तो तू भाई ये संडे शब्द ना अपने मुंह से निकलना बंद कर दे, क्योंकि तेरे मुंह से जब संडे निकलता है ना तो ऐसा लगता है आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि तेरी जिंदगी में कभी संडे आया नहीं है आज तक। तेरी जिंदगी का संडे तब है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई और तुझे वीक डेज में भी छुट्टी लेनी पड़ जाए, वो तेरा एक तरीके से संडे है, वरना तेरा संडे नहीं है तेरे कैलेंडर में। नक्श उसे ताना मार रहा था और पार्थ ने कहा, अगर टाई नहीं बांधनी ना तो सीधे से बोल दो, ठीक है। उसके बाद उसने नक्श के हाथ से टाई को छीन लिया किसी रूठे हुए बच्चे की तरह और अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया। नक्श ने कहा, ना जाने कौन से आदमी ने इसका इंटरव्यू लिया था टीचिंग के टाइम पर, कैसा अजीब है, स्टूडेंट के सामने इतना स्ट्रिक्ट और मेरे सामने ऐसे बच्चों की तरह नाराज होकर चला गया, इडियट। और उसके बाद वो अपनी शर्ट के बटन को लगाने लगा। पार्थ उदास होते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी रूबी उसे रास्ते में मिल गई और बोली, क्या हुआ, उदास क्यों है? पार्थ ने पीछे से आकर रूबी को पकड़ लिया और बोला, आपका बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। रूबी ने कहा, क्या किया उसने? पार्थ ने शिकायती अंदाज में कहा, मैंने कहा टाई बांध दो तो कह रहे हैं कि तू रहने दे, तुझसे कभी भी कुछ नहीं होगा, बहुत महान बनता है अपने में, बहुत कुछ सुनाया उन्होंने मुझे। उसके बाद उसने अच्छे से कसकर रूबी को पकड़ लिया तो रूबी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुझे टाई क्यों बांधनी है? पार्थ ने कहा, मुझे कॉलेज जाना है ना। उसके बाद वह सामने होकर रूबी को देखने लगा तो रूबी ने कहा, कोई कॉलेज नहीं जाना, तू भी देख कौन है लड़की, तुझे भी अच्छी लगेगी। पार्थ ने कहा, शादी मेरे भाई को करनी है, मेरी अच्छी लगने से क्या होगा? रूबी ने उसका गाल छूते हुए कहा, क्योंकि भाभी और देवर का रिश्ता ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो तू भी पसंद कर अपनी भाभी और कोई कॉलेज नहीं। उसके बाद वह वहां से चली गई और फिर जाते हुए वह रुक गई और बोली, वैसे पार्थ बताओ मैं कौन सी कलर की साड़ी पहनूं? पार्थ अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, आप पर लाल रंग अच्छा लगता है, लाल रंग पहनो। उसके बाद अपने कमरे में चला गया शांति से और रूबी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, ऐसा लगता है डबल डिसऑर्डर वाला बच्चा हुआ है मुझे, कॉलेज में इतना स्ट्रिक्ट टीचर की सब इससे डरते हैं और यहाँ ये सबसे डरता है, पर कभी कभी हमें भी डरा देता है। उसके बाद उसके दिमाग में कुछ आया और कहा, वैसे ये पूरी रात था कहाँ? कॉलेज से तो फोन आया था कि ये चला गया और घर आ गया और इधर तो नहीं आया था। आने दो इस महाराज को, पूछती हूँ, क्लास लगती हूँ, पता नहीं कहाँ था।
कभी पता चले कि कोई गर्लफ्रेंड है और उसके साथ रात को था और हम सीधा दादा दादी बनते हुए मिले। कुछ भरोसा नहीं इस लड़के का, बहुत स्पीड है इसके अंदर। और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए जहां पर विशाल जी थे और वो तैयार हो रहे थे। वो अपने शूज को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। वो बोली, एक को टाई बांधनी नहीं आती, एक को शूज पॉलिश नहीं करने आते और एक को शादी करने से एलर्जी है। पता नहीं कैसे कैसे नमूने आ गए घर में। विशाल जी ने कहा, हाँ, नमूने तो है ही, एक को साड़ी पहनने में टाइम लगता है। इस पर गुस्से में रूबी जी ने विशाल जी को देखा और कहा, मेरी साड़ी पर कमेंट मत करना। विशाल जी ने कहा, तो तुमने मेरे जूते पर क्यों किया? रूबी ने कहा, अगर लड़ाई करनी है ना तो लड़ाई ना अभी कर लो, लड़की वालों के सामने मत करना वरना मैं उन्हीं के सामने तुम्हें धो दूंगी। विशाल ने हाथ की इशारे से कहा, जाओ जाकर साड़ी पहन लो। रूबी स्टाइल में प्रोजेक्ट की तरफ चली गई। पार्थ अपने कमरे में आया और अपने हाथ पर टाई को रोल करते हुए बोला, क्या यार, मम्मी ने जाने से मना कर दिया, बोलना पड़ेगा कि नहीं आ रहा। उसके बाद उसने फोन निकाला और स्टाफ को फोन करके बता दिया कि आज वो कॉलेज नहीं आएगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। तभी उसे घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दे। वो तुरंत खिड़की के पास आया और उसने देखा तो उसमें से एक आदमी बाहर निकाला था, जो उसके पापा की उम्र के था, और फिर उसमें से एक औरत बाहर आई और फिर उसमें से आराधना और फिदा बाहर आए। पार्थ फिदा को देखता रह गया, वो यहाँ क्यों आई थी? तभी उसे सुबह की बात याद आ गई। फिदा को भी किसी का कॉल आया था और उसने भी शादी शब्द कहा था। उसने खुद से कहा, तो क्या इसकी दोस्त की शादी मेरे भाई से फिक्स हुई है? पार्थ ने कहा, लगता है मेरी बात सच होगी, शायद दो दो शादियां होंगी और मेरी भी फेरे होंगे, क्या किस्मत पाई है। उसके बाद वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर फिदा को देखने लगा, जो कि मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। उसके ऊपर वो गुलाबी रंग की साड़ी पार्थ को बहुत जच रही थी। वो उस साड़ी में बस उसे देखता ही रह गया और कब साड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि फिदा सबके साथ अंदर की तरफ आ गई थी। विशाल जी और रूबी जी दोनों तैयार हो गए थे और उन्होंने आराधना की मम्मी पापा यानी कि तनुजा जी और अनिल जी का स्वागत किया और फिर अंदर आने दिया। वो सारे उस घर को देखते हुए अंदर की तरफ आए। आराधना ने फिदा से कहा, कितना बड़ा घर है यार। फिदा ने कहा, और तू कह रही है कि तुझे मेरे साथ उस जगह जाना है? अच्छा है ना, यहाँ शादी कर ले, तेरे सपने भी सारे पूरे हो जाएंगे। आराधना ने कहा, अगर इस घर में दो लड़के हुए ना तो कसम से एक के साथ तू शादी कर ले। फिदा ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आराधना ने कहा, यार मेरा मन रखने के लिए तो तू झूठ भी नहीं बोलती। फिदा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम दोनों की शादी एक ही जगह एक ही वक्त पर होगी, ठीक है, मेरी भी शादी होगी, वह भी इसी घर में, खुश। आराधना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी कि उसने ये ऐसे ही बोला है, लेकिन ये सुनकर उसे मजा बहुत आया था। नक्श भी नीचे उतर कर आ गया था और उसने अपने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। रूबी ने कहा, यह मेरा बड़ा बेटा है, नक्श बिजनेस करता है और इसी के रिश्ते की बात हमने आपकी बेटी से की थी। और फिर रूबी उन दोनों को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि किसके रिश्ते की बात है। उन दोनों में से ज्यादा खूबसूरत फिदा लगी थी और उसने कहा, यह आपकी बेटी है ना, आराधना? फिदा अपने ऊपर पॉइंट होते देखकर बोली, नहीं नहीं, मैं फिदा हूँ, फिदा शर्मा। ये है मेरी दोस्त आराधना, जिसकी रिश्ते की बात आपके बेटे के साथ हुई है, मेरी नहीं हुई है। और रूबी का थोड़ा सा दिल टूट गया। आराधना दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन वो फीकी पड़ गई थी फिदा के रंग के आगे। लेकिन आराधना को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आराधना ने कहा, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी जहां ये जाती है वहां पर आग ही बरसाती है। रूबी ने कहा, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है, मेरा एक और बेटा है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई और अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो तो तुम्हारे लिए बात करूं। वो अपने पार्थ की भी शादी चाहती थी और पार्थ के साथ उसे ये लड़की बहुत पसंद आ गई थी। उसने ना फैमिली का बैकग्राउंड जानना था ना कुछ, बस उसे लड़की पसंद आ गई थी। फिदा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। आराधना ने कहा, हाँ कर दीजिए ना, किसने रोका है? वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड की शादी भी वही हो जहाँ मेरी हो, और मैं तो भगवान से यही कह रही थी कि आपका एक और बेटा हो जिसके साथ मेरी दोस्त सेट हो जाए, आई मीन उसकी शादी हो जाए। तनुजा ने आराधना को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि आराधना कभी भी कुछ भी बोल दिया करती थी। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। रूबी ने कहा, रोक क्यों रही है, इतना तो अच्छा बोल रही है।
यहाँ नक्श उन दोनों को देखकर हैरान हो गया था क्योंकि एक हफ्ते पहले उसी की कर से तो इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और तभी आराधना की नजर नक्श पर गई और वो चिल्लाए, तुम। नक्श उसके पास आते हुए बोला, आपके साथ मेरी शादी होगी। आराधना ने कहा, इस नेक्चरी के साथ मेरी शादी होगी। हर कोई हैरान हो गया आराधना के शब्दों पर। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ पार्थ नजर आया और आराधना और फिदा की आंखें और बड़ी हो गई और फिदा तो जैसे चक्कर खाकर गिरना चाहती थी। वो जिस इंसान से भाग रही थी वो उस इंसान के घर आ गई। उसके मुंह से डर से निकला, पार्थ सर। पार्थ का नाम सुनकर सब ने उस तरफ देखा। आराधना ने भी कहा, ये तो हमारे पार्थ सर है। नक्श ने कहा, हाँ यही तुम्हारे पार्थ सर है, तुम्हारे बायोलॉजी और मैथ्स के टीचर। रूबी का जैसे दिल टूट गया। उसने कहा, क्या याद भगवान जी, अपने बेटे के साथ इस लड़की को चुन रही थी, आपने इसे मेरे बेटे का स्टूडेंट बना लिया। इसने तो न जाने कितनी बार इसे बेटा बेटा बोल दिया होगा। बेटा बेटा बोलने वाली से शादी थोड़ी कर सकती हूँ। फिदा पागल हो गई पार्थ को देखकर और पार्थ मुस्कुराते हुए उसे ही देखते हुए नीचे आ रहा था और उसने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन को खोल रखा था जिस पर उसकी हॉट एंड अट्रैक्टिव बॉडी सामने आ रही थी। फिदा सब भूल गए और तुरंत उसके पास आते हुए बोली, सॉरी 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 सॉरी। बात को नहीं पता था कि वो तुरंत इस तरीके से रिएक्ट करेगी उसके सामने आ जाने से और हर कोई फिदा के इस तरीके से सॉरी बोलने पर हैरान हो गया और फिदा इसलिए रात की गई गलती की वजह से उसे सॉरी बोल रही थी। रूबी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुमने कोई गलती की क्या? फिदा को डर लग रहा था। उसे लगा कि शायद पार्थ ने सब बता दिया होगा क्योंकि जिस तरीके से वह रिएक्ट कर रहा था उसे डर लग रहा था कि कहीं वह घर पर ही ना कह दे कि उसके किसी स्टूडेंट ने उसकी इज्जत लूट ली। फिदा ने अपना सर हमें हिलाया तो पार्थ की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत फिदा की कलाई पकड़ी और कहा, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो उसे ले तुरंत अपने कमरे की तरफ जाने लगा और रूबी उसे हराने से देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था, आराधना को भी अजीब लग रहा था। उसे पता था कि पिछले दिन नशे की हालत में उसने आई लव यू बोल दिया था पार्थ को। उसने कहा, क्या पार्थ सर ने इस बात को सीरियसली ले लिया? यहाँ पार्थ उसे जल्दी से अपने कमरे में लेकर आया और बोला, क्या सॉरी सॉरी बोल रही थी? क्या तुम नीचे जाकर यह बोलना चाहती हो कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है पिछली रात? फिदा तुरंत उसके पास आई और उसके होठों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं? सबको सुनाई दे जाएगा। इस बीच उन दोनों के बीच काफी करीबी आ गई थी क्योंकि वह उसकी बेहद करीब आकर खड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में देखने लगी। पार्थ भी उसकी आंखों में देखने लगा। पार्थ ने फिदा का हाथ अपने होठों से हटाया और उसके चेहरे को देखने लगा और हल्का सा झुक गया। इस पर फिदा ने अपनी आंखों को बंद किया और पार्थ की नजर उसके उन होठों पर गई जिस पर लिपस्टिक लगी हुई थी। पार्थ का मन कर रहा था कि वापस उस लिपस्टिक को निगल जाए और वो उसके चेहरे पर झुक गया। फिदा लगभग सबके सामने सच बोलने वाली थी जिस पर पार्थ उसकी कलाई पकड़कर सबको एक्सक्यूज बोलकर अपने साथ कमरे में ले आया। पार्थ ने उसे कमरे में ले जाते ही कहा, क्या बोले जा रही थी तुम? सबको सच बताना था क्या कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है पिछली रात? फिदा तुरंत उसके पास आई और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। इसी बीच इन दोनों के बीच काफी करीबी आ गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत की गहराई को ढूंढने लगे। एक तरफ वह गहराई ढूंढने पर मिल रही थी तो एक तरफ अभी भी धुंधलापन था। पार्थ ने अपने मुंह से फिदा का हाथ हटा दिया और फिर वह उसकी चेहरे को देखने लगा। फिदा भी उसके चेहरे को देखने लगी। पार्थ का हाथ उसके कमर के पास आ गया और हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया। फिदा के हाथ अपने आप उसके कंधे पर आ गए। पार्थ का चेहरा उसके चेहरे पर झुकने लगा जिस पर फिदा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और फिर पार्थ उसके होठों को देखने लगा जो कि गुलाबी रंग के थे और वो लिपस्टिक जो उसने लगाई थी वो अलग ही चमक रही थी। पार्थ का मन कर रहा था कि वो उस लिपस्टिक को बस खा जाए, इसीलिए वो उसके ऊपर टूट पड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे शिद्दत से किस करने लगा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे सहलाने लगा। फिदा के हाथ उसकी कंधे पर थे और वो उसे सहलाए जा रही थी। दोनों भूल गए कि दोनों प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं। दोनों को बस याद आ रहा था तो ये कि वो दोनों पिछली रात एक हुए थे और आज वो दोनों इस किस से एक नए रिश्ते का आगाज कर रहे थे जो कि अभी अनजान था। पार्थ ने उसे अपने और करीब किया जिस पर फिदा के हाथ उसकी गर्दन से लपेट गए और पार्थ ने अपने हाथों को उसकी कमर से ऊपर की तरफ उसकी पीठ पर रखा और उसकी ब्लाउज की डोरी के साथ खेलने लगा।
फिदा भी उसकी किस में उसे अच्छे से रिस्पांस कर रही थी। जब दोनों की सांस रुकी तो दोनों ने एक दूसरे को आजाद किया और दोनों की आंखें बंद थी। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। पार्थ ने धीरे से कहा, तुम्हें किस करना किसने सिखाया? फिदा ने कहा, किसी ने नहीं सिखाया, जैसा आप कर रहे थे बस मैं वैसा कर रही थी। उसके बाद उसने अपनी आंखों को खोला और पार्थ ने भी अपनी आंखों को खोला और वापस उसके होठों पर झुक गया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। और इस बार वो उसके होठों को किस करने के साथ साथ सो भी करने लगा। ज्यादा दबाव अपने होठों पर महसूस कर कर फिदा के कदम अपने आप पीछे की तरफ हो गए। पार्थ अपने आप को आगे की तरफ कर रहा था और पार्थ ने फिदा को अपने बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके ऊपर जाकर उसे और भी ज्यादा गहराई से चूमने लगा। फिदा सब कुछ भूल गई और उसने पार्थ को अपनी तरफ पुश कर दिया। दोनों एक दूसरे को किस करने में मसरूफ हो गए। तभी कमरे के दरवाजे पर किसने दस्तक दी, जिस पर फिदा बिल्कुल होश में आई और उसने जब पार्थ को इस तरीके से खुद को किस करते हुए देखा तो हैरान हो गई और उसकी आंखें भी एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत पार्थ के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया और खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पार्थ ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। फिदा जैसे ही उसके करीब आई थी वो सब भूल गया था और उसने उसे चूमना शुरू कर दिया था। तभी दरवाजे से रूबी की आवाज आई, पार्थ क्या हुआ बेटा, तू ऐसे फिदा को यहाँ क्यों लेकर आया है? देख बेटा, अगर उसने कोई मिस्टेक की है तो उसे ऐसे सजा मत दे। वो मुझसे शादी की बात करने आई है, तेरी पनिशमेंट को लेने नहीं आई है। तो उसका प्रोफेसर कॉलेज में है, यहाँ नहीं है। रूबी की बात सुनकर फिदा को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वो वही बेड पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों में लेकर सुबह करने लगी और रोने लगी। पार्थ ने अपनी माँ से कहा, मैं उसे डांट नहीं रहा हूँ, प्लीज आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। रूबी ने कहा, मुझे पता है कि तू डांट रहा है, मुझे अंदर से उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है। खोल इसे, तुझे कोई भी कहीं नहीं रुकता। बाहर भी तुझे अगर तेरा कोई स्टूडेंट मिल जाता है तो तू उससे बातों लग जाता है, तेरी यही आदत है, खोल इसे। पार्थ ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं उसे ले आऊंगा, प्लीज जाइए, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। ना चाहते हुए भी रूबी को वहां से जाना पड़ा। पार्थ फिदा के पास आया और अपने घुटने पर बैठकर बोला, सॉरी। फिदा ने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया और अपने कानों पर रखते हुए कहा, सॉरी सर, मेरी गलती है, आपको गुस्सा आया, सॉरी। और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पार्थ उसके ऐसे सॉरी सॉरी बोलने पर इरिटेट हो गया था। उसने कहा, तुम क्या सॉरी बोलने की मशीन हो? हमेशा सॉरी बोलती रहती हो और यह आंसू की टंकी लेकर घूमती हो क्या? जब देखो बस रोती रहती हो और सॉरी बोलती रहती हो और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर लगा लो, बाकी चीजों पर लगा लो, तो ये दोनों चीज कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, सारा का सारा जीवन जैसे तुमने सॉरी में और रोने में लगा दिया है। चुप हो जाओ एकदम। फिदा उसके ऐसे चिल्लाने पर चुप हो गई, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। जिस पर पार्थ उसके पास आया और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ फिदा, शांत हो जाओ। सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारी तरफ झुका था। अभी तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम नहीं मानी तो इसमें मेरी क्या गलती? फिदा ने कहा, मेरी ही गलती है। मैंने आपको पिछली रात भी गुस्सा दिलाया और आपको जबरदस्ती अपने करीब लेकर आई और आपके साथ वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। और अभी भी शायद मेरी ही गलती है। मैंने आपको अपनी तरफ उकसाया और आपने मुझे किस किया, मेरी गलती है। उसके बाद फिदा और भी ज्यादा रोने लगी, तो पार्थ ने उसे कसकर पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसका सर अपने सीने से लगाया। तो फिदा ने अपना हाथ उसके शर्ट पर रखा और उसे कसकर पड़ते हुए बोली, सॉरी सर, सॉरी, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि मैंने ऐसा किया। अगर दुनिया को पता चलेगा तो सब यही बोलेंगे कि मैं मार्क्स के लिए या फिर कॉलेज में जॉब करने के लिए एक मेल टीचर को अपनी बॉडी से अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता चला कि मैंने ड्रिंक कैसे किया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए और प्लीज बताइए ना कि अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करना है। बोलते हुए फिदा अभी भी सिसक कर रही थी। पार्थ ने उसे कसकर अपनी बाहों में पड़ा हुआ था। पार्थ को लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था सुबह, इसीलिए उसने उसे सच बताना जरूरी समझा। उसने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तो नाराज तो नहीं हो जाओगी और मुझसे दूर तो नहीं जाओगी? फिदा ने अपना सरनामे हिलाया और कहा, नहीं होंगी आपसे नाराज, क्योंकि गलती तो मेरी है। पार्थ ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, मैंने बोला ना आई लव यू। फिदा उसे हारने से देखने लगी और बोली,
आपने तो यह मुझे कल भी कहा था। पार्थ ने उसके चेहरे को अच्छे से पकड़ा और बोला, लेकिन तुमने ना कहा था इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी, कल रात हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो जो मैंने किसके निशान दिखाए थे वह एकदम असली है और अभी भी है मेरी बॉडी पर। मैंने सिर्फ चेहरे से हटाया है, अगर चाहो तो अभी दिखा सकता हूँ। वो तुमने खुद से बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए। पर तुमने जिद की थी कि तुम्हें मुझे किस करना है, मैंने करने दिया, क्योंकि मैं तो तुम्हारा होना चाहता हूँ, लेकिन इंटिमेज नहीं हुई हम दोनों के बीच में। फिदा इस पर हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, लेकिन सुबह तो आपने। पार्थ ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, झूठ बोला था, मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। सॉरी, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है ज्यादा। हम दोनों के बीच अगर हुआ है तो हम दोनों का पहली किस हुई है, उसके अलावा बस तुमने मुझे किस किया है और मेरी बॉडी को किस किया है, और साथ के साथ तुमने मेरे टैटू को बहुत मारा है, मेरे प्यारे शेर को तुमने बहुत मारा है। फिदा को समझ में नहीं आया तो पार्थ ने उसे बेड पर बिठाया और कहा, देखना है मेरा शेर। फिदा ने हाँ में अपना सर हिला दिया तो पार्थ फिदा के सामने ही शर्ट निकलने लगा तो फिदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप सर? पार्थ ने कहा, तुम्हें अपना शेर दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसने अपनी शर्ट को उतार दिया और उसके बाद उसके पास आया और बोला, देखो। उसके बाद उसने अपना राइट हैंड आगे की तरफ कर दिया। फिदा ने अपना चेहरा उसकी तरफ करके देखा तो उसके ऊपर अच्छा सा टैटू था। उसे याद आया कि उसने सुबह भी यह टैटू देखा था और उसने उसकी तारीफ की थी। फिदा ने कहा, ये तो अच्छा है, इसे क्यों मारूंगी मैं? पार्थ ने उसका चेहरा पढ़ते हुए कहा, तुमने कहा था अगर मैं इस टैटू को अपनी बॉडी से नहीं हटाया तो तुम मेरा जीना हराम कर दोगी। तुमने कहा था या तो मैं इस टैटू को हटाऊं या तो मैं तुम्हें प्यार करूं, और इस टैटू को मैं हटा नहीं सकता था क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं अपने स्टेटस से। ये टैटू मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है और तुमने मुझे ये चीज मांगने की कोशिश की, मैं वह दे नहीं सकता था। तुमने कहा कि इसके बदले फिर मैं तुम्हें प्यार दूं तो मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार दिया था और सच में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी तुम्हें तुम्हारी बॉडी पर ज्यादा पेन भी नहीं हुआ। सॉरी अगेन। फिदा ने कहा, पर मेरे कपड़े? पार्थ में गहरी सांस ली और कहा, मेड ने बदले थे, मैंने नहीं बदले थे, और मैं तब तक नहीं बदलूंगा जब तक तुम सच में मुझसे प्यार करने नहीं लग जाती। तुम मेरे कपड़े बदल सकती हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं बदल सकता क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और ना ही मेरे पास राइट है तुम्हें उसी तरीके से देखने का। प्यार करने के बाद भी जब तुम बोलोगी ना कि हाँ आओ और मुझे देखो तब देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। पार्थ ने बहुत ही सहज तरीके से अपना पूरा का पूरा प्यार फिदा के सामने प्रस्तुत कर दिया था और उसने अपने हर एक शब्द में यह एहसास दिला दिया था फिदा को कि वो सच में प्यार करता है और सुबह उसने गलत किया था और उसकी भी उसने तुरंत माफी मांग ली। फिदा बस उसके शब्दों को सुन रही थी। उसे गुस्सा भी आया था पार्थ पर कि उसने उसे इतना ज्यादा सुनाया था। फिदा ने कहा, मतलब मैं प्रेग्नेंट? पार्थ में कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो प्रेग्नेंट कैसे हो जाओगे? होना है क्या? बताओ, अभी हो जाते हैं शुरू, दोनों बिस्तर पर, बोलो। अचानक से पार्थ के ऐसे कहने पर फिदा ने अपने साड़ी के पल्लू को थोड़ा अच्छे से अपने ऊपर लिया तो पार्थ ने उसके गालों को किस किया और कहा, ना कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं बोलोगी, शादी के बाद भी तब तक पूरी तरीके से करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं आने दोगी। अभी तुम बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है? फिदा ने सवाल किया, आपको मुझसे प्यार कब हुआ? पार्थ ने कहा, हमारी फर्स्ट मीटिंग जानती हो। फिदा ने अपना सर हाँ में हिलाया। पार्थ ने उसकी फोटो को हल्के से वाइट किया और फिर कहा, उसी दिन, उस वक्त, उसी लम्हे, उसी पल। पार्थ नेगी को फिदा शर्मा से लव, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, एहसास, जुनून, शिद्दत, प्यार को जितने भी शब्द डिफाइन करते हो ना वो सब तुम्हारे साथ हो गए मुझे। फिदा ने फिर कहा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे और मेरे पास मेरे वो वाले कपड़े भी नहीं थे, आपने मुझे देखा था क्या वैसे? पार्थ ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा था, मेड ने आकर तुम्हारी साड़ी निकली थी और मेरी शर्ट तुम्हें पहनाई थी। मैंने खुद उसे वो शर्ट दी थी क्योंकि वह थोड़ी बड़ी थी, मैंने वो सोच समझकर मेड को दी थी ताकि वह तुम्हें पहना दे और मेरे सामने तुम्हारे खूबसूरत अंग ना आए, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था। इन्हें प्यार करता हूँ लेकिन इज्जत भी करता हूँ। तुम्हारे साथ खेल खेला मैंने, पर इतना बुरा नहीं हूं कि उसे खेल को जिंदगी भर खेलते रहो। इसीलिए बता दिया सच, अभी तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि नीचे तो तुम्हारी दोस्त की शादी फिक्स हो ही जाएगी मेरे भाई के साथ। अब बताओ, अपनी दोस्त की इच्छा पूरी करोगी? एक ही घर में एक ही वक्त पर शादी करना चाहती हो कि एक ही वक्त पर दो मंडप लग जाए, दो शादियां हो जाए? बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी फैमिली से कोई दहेज नहीं चाहिए, और भूलो मत मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे सच्चाई और अच्छाई चाहिए। दहेज जैसी कुप्रथा से मैं कोसों दूर हूँ।
पार्थ की सच्चाई और अच्छाई तो फिदा को पहले दिन ही पता चल गई थी कि किस तरीके का वह इंसान है, लेकिन आज उसका प्यार भी उसे उसकी आंखों में दिख रहा था। फिदा खड़ी हुई और पार्थ जो उसके ऊपर झुका हुआ था वह भी स्ट्रेट खड़ा हो गया और फिर उसने अपनी शर्ट को उठाना चाहा जो जमीन पर गिर गई थी। तभी फिदा आगे आई और उसने पार्थ का चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, मैं आपको पार्थ सर की जगह कुछ और बुलाऊं, कॉलेज में नहीं बुलाऊंगी पक्का। पार्थ ने पूछा, क्या बुलाना है? फिदा उसके चेहरे के पास आई और उसके गालों को किस करते हुए बोली, टाइगर सर। पार्थ उसे हैरानी से देखने लगा और फिर आगे बढ़कर उसने कस के फिदा को अपनी बाहों में भर लिया। उसे नहीं पता था कि सिर्फ एक बार में वह मान जाएगी, लेकिन जो उसके बाद उसने कहा उसे सुनकर उसने उसे तुरंत अपनी बाहों से आजाद कर दिया और हैरानी से उसे देखने लगा। फिदा उसके गले लग गई और जो उसने कहा वो सुनकर पार्थ थोड़ा हैरान हो गया और उसने फिदा को अपने आप से दूर किया। फिदा उसे देखे जा रही थी और पार्थ ने कहा, ऐसे क्यों शादी करनी है? फिर ऐसे नहीं करनी मुझे शादी। फिदा ने कहा, प्लीज। पार्थ ने कहा, ना। उसके बाद वो जाने लगे तो फिदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज सर। पार्थ ने कहा, नहीं। फिदा उसके पास आई और बोली, प्यार करते हैं ना आप मुझसे, तो मान जाइए। पार्थ ने कहा, हाँ तो ये प्यार मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ से कहाँ है? मतलब तुम अपना गिल्ट खत्म करने के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो? ये कौन सी शादी हुई? मुझे नहीं करनी है ऐसी कोई शादी। उसके बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ जाने लगा। फिदा थोड़ी देर पहले उसके कान में कहा था कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए। उसे ऐसा अभी भी लग रहा था कि उसने पक्का पार्थ के साथ कुछ किया है और उसे साथ में सौरभ को भी अपने दिमाग से निकला था और उसके हिसाब से शादी से बेस्ट आइडिया और कुछ नहीं था। और अगर पार्थ सच में उससे प्यार करता है तो पार्थ को वह भी मिल जाएगी और उसका गिल्ट भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। फिदा बेड पर बैठ गई। उसने कहा, मैंने शराब क्यों पी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वह भी नीचे की तरफ गई। उसने देखा पार्थ अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया था। फिदा भी नीचे आ गई। आराधना के सर पर रूबी ने टीका लगाया और फिर हल्के से फूल उसके सर पर गिरे। रिश्ता पूरा पक्का हो गया था। जो लड़ाई थोड़ी देर पहले नक्श और आराधना शुरू करी थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि नक्श ने अपनी गलती के लिए सॉरी बोल दिया था और आराधना ने कहा था कि ठीक है। फिदा आराधना के पास आए तो आराधना ने कहा, क्या हुआ पार्थ सर ने ऊपर? क्या तुझे किसी चीज को लेकर या कल की प्रपोजल को लेकर? फिदा हैरान हो गई और बोली, कौन सा प्रपोज? आराधना ने कहा, क्यों सर ने तुझे नहीं बताया? तूने नशे में कल पूरा कॉलेज के सामने उन्हें प्रपोज कर दिया था। आराधना ने यह बात धीरे से कही थी और फिदा की आंखें बड़ी हो गई। उसने पार्थ को देखा जो कि नक्श के कान में कुछ कह रहा था। फिदा ने कहा, ऐसा तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आराधना ने कहा, तो क्यों लेकर गए थे वो तुझे अपने साथ, वह भी इतनी देर तक? फिदा ने कहा, वो मैं उन्हें सॉरी बोल रही थी। आराधना ने कहा, किस बात की सॉरी? फिदा ने कहा, वह। उसके बाद वो कुछ पल खामोश रही और फिर बोली, है कोई बात? वह तू नहीं आई थी ना जिस दिन और मुझे क्लास से बाहर निकाला था, तो मैंने बदतमीजी बहुत की थी सर के साथ, इसलिए। और उसके बाद सर ने मुझे सॉरी बोलने का मौका ही नहीं दिया एक बार भी, तो आज मैंने सॉरी बोल दिया उन्हें फाइनल, और वह मान भी गए। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और पार्थ का नंबर उसमें सर्च करने लगी। फिदा ने उसका नंबर पार्थ सर बायोलॉजी प्लस मैथ्स इसके नाम से सेव किया हुआ था। उसने व्हाट्सएप पर यह नंबर ओपन किया और मैसेज किया, सर आपने मुझे बताया नहीं कि मैंने आपको प्रपोज किया था। जब पार्थ को मैसेज आया था उसने अपने फोन को सर्च किया इस उम्मीद में कि शायद कोई स्टूडेंट का मैसेज होगा या फिर किसी स्टाफ का मैसेज होगा कॉलेज से, लेकिन जब उसने देखा कि सामने खड़ी फिदा नहीं उसे मैसेज किया है तो उसने उसे इग्नोर किया और नक्श के साथ बातें करने में लगा रहा। फिदा ने देखा कि वो इग्नोर कर रहा है, इसलिए उसने का इमोजी से सेंड कर दिया, लेकिन पार्थ ने अभी भी नहीं देखा तो वो कंटिन्यूअस उसे का इमोजी भेजती रही जब तक कि पार्थ नोटिफिकेशन की साउंड से इरिटेट नहीं हो गया। साथ बैठा नक्श इरिटेट हो गया और वो बोला, देख लेना कोई मैसेज कर रहा है, कब से तुझे शायद जरूरत है उसे तेरी। तब पार्थ ने कहा, देख लेता हूं। पार्थ ने मैसेज देखा तो बहुत सारे मैसेज आ गए थे और उसमें भेजा हुआ था। पार्थ ने ऊपर किया मैसेज देखा और लिखकर भेज दिया, अगर बता देता तो क्या हो जाता है? तुम एक्सेप्ट कर रही थी, वह तो ऐसे भी तुमने नशे में किया था
और वैसे भी तुम्हें गिल्ट में शादी करनी है और मुझे नहीं करनी, बेटर होगा अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। फिदा ने वापस मैसेज किया, सर ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए, मैं सच में गिल्ट में हूं। अगर फ्यूचर में प्यार हो गया तो मैं आपको बताऊंगी ना। तभी रूबी ने फिदा से कहा, बेटा तुमने मुझे बताया नहीं। फिदा ने फोन को बंद किया और रूबी को देखते हुए बोली, क्या नहीं बताया मैंने आपको आंटी जी, आई मीन मैडम। रूबी ने कहा, आंटी जी बोलो फिलहाल, और बोले, तुम किसी के साथ रिलेशन में हो या तुम किसी से प्यार करती हो क्या? फिदा का चेहरा इस पर बिल्कुल काला पड़ गया। वह क्या सच में अपने बेटे के साथ उसकी शादी करना चाहती थी? और आराधना ने कहा, हाँ इसकी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। और वैसे भी अभी तो हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, इतनी जल्दी कौन आता हम दोनों की जिंदगी में? कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया। फिदा ने इस पर हल्के से आराधना के कंधे पर मारा तो रूबी ने कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बात करके देखो, एक बार शादी अगर तुम बाद में भी करोगे तो चलेगा मुझे, पर एक बार बात करके देखो तुम्हारी फैमिली से। रूबी जैसे बेसब्र हो गई थी फिदा को अपनी बहू बनने के लिए। पार्थ ने कहा, क्यों करनी है आपको बात? रूबी ने कहा, तू तो सामने से कभी शादी करेगा नहीं, मैं ही तेरी कराऊंगी अब शादी, जैसे मैंने नक्श की तय कर दी, तेरी भी मैं ही करूंगी। तुम दोनों की जिंदगी में शायद अरेंज मैरिज अच्छी लिखी है। उसके बाद वो फिदा से बोले, बताओ ना बेटा। फिदा ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए क्योंकि उसका दिमाग ऐसी चीजों में बहुत चलता था। उसने कहा, कर लीजिए। रूबी बहुत ज्यादा खुश हो गई और पार्थ उसे गुस्से से देखने लगा क्योंकि वो कोई गिल्ट वाली शादी नहीं करना चाहता था, उसे नॉर्मल शादी करनी थी। आराधना के पेरेंट्स बोले, बेटा इतनी जल्दी थोड़ा सोच लो, तुमने अभी तक देखा नहीं, जाना नहीं, हम तो काफी समय से आराधना के रिश्ते की बात इनसे कर रहे थे। फिदा ने कहा, मेरी मम्मी भी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए, और अब जहां मेरी दोस्त जा रही है मतलब अच्छा ही घर होगा, तो मेरे जाने में क्या है, हम दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों की ढाल बनकर रहेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना? आराधना इस पर खुश हो गई और उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए बोली, मतलब तूने मेरी विश को पूरा कर ही दिया, हम दोनों एक ही घर में एक ही वक्त पर शादी करेंगे। उसके बाद उसने सबके सामने फिदा के गालों को किस किया और फिर वापस उसे गले लगा लिया। रूबी ने कहा, तो बता दो बेटा, तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही रिवाजे की लड़की वाले आते हैं या फिर हम आए रिश्ता लेकर? फिदा ने कहा, नहीं नहीं, हमारे घर नॉर्मल है, लड़के वाले ही आते हैं। रूबी ने कहा, तो फिर ठीक है। उसके बाद उसने पार्थ से कहा, पार्थ कल छुट्टी ले लेना। पार्थ ने कहा, क्यों? मैंने आज छुट्टी ले ली आपके कहने पर, दोबारा नहीं लूंगा। रूबी ने कहा, पार्थ इस बार तेरी खुद की शादी है, लेनी तो पड़ेगी ना? पार्थ कहा, तो खुद जाकर पूछ आओ, मुझे नहीं जाना। उसके बाद वह उठा। फिदा ने बड़े प्यार से कहा, सुनिए, आपकी शादी में क्या बारात कॉलेज जाएगी? क्योंकि आपकी गाड़ी तो वहां से हटती नहीं है। बताइए, और हम किसके फेरे लेंगे? अग्नि के या फिर आपके गुस्से के या फिर कॉलेज के उस बड़े से फाउंटेन के? बताइए ना। आप मेरी मांग में सिंदूर भरेंगे या फिर चौक का पाउडर भरेंगे? गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे या फिर आइडेंटिटी कार्ड पहनाएंगे? पार्थ ने मुड़कर कहा, क्या बकवास कर रही हो? फिदा ने कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। आपको रिश्ते वाले दिन भी अगर कॉलेज जाना है तो शायद आपको शादी भी कॉलेज में करनी हो, और अगर शादी कॉलेज में तो कॉलेज की परंपरा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। और कॉलेज में सिंदूर और मंगलसूत्र चलता नहीं, चौक का पाउडर और आइडेंटिटी कार्ड चलता है। रूबी ने कहा, अच्छा रोस्ट किया, और तू तो नहीं बात कर सकता ना, तो तेरे पापा बात कर लेंगे, लेकिन तू कॉलेज नहीं जाएगा, डेट्स फाइनल। थोड़ी देर बाद अच्छे से बात करने के बाद और दोपहर का खाना खाने के बाद वह सारे वहां से चले गए। रास्ते पर फिदा पार्थ के बारे में सोचती रही। आराधना ने उसके कंधे पर थोड़ा सा मारा तो फिदा ने कहा, क्या हुआ? आराधना ने कहा, तू तो बहन बहुत बड़ी चोरने निकाली। फिदा ने कहा, चोरनी कैसे? आराधना ने कहा, और नहीं तो क्या डायरेक्ट प्रोफेसर पर हाथ मारा? फिदा ने कहा, मैंने तो सिर्फ प्रोफेसर पर हाथ मारा है, तूने तो उस टाइम बिजनेसमैन पर हाथ मारा है। मैंने कुछ कहा क्या तुझे? आराधना की मां ने आगे से कहा, बेटा एक बार अपने घर पर बता देना, ठीक है? जो भी हो, वैसे भी यह शादी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में हो गई है तुम्हारी। फिदा ने कहा, अरे आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी, मेरी माँ जब सुनेगी ना कि मैं अपना भी रिश्ता फिक्स करके आई हूँ तो मेरी माँ खुशी से लड्डू बांटने लग जाएगी। उन्हें अपनी बेटी को अपने आप से अलग करने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है। आराधना ने कहा, बेटी को अलग करने की नहीं, नानी बनने की।
और उसके बाद फिदा और आराधना ने एक साथ कहा, पॉइंट। फिदा अपने घर पहुंची तो उसकी मां ने कहा, तू अपना रिश्ता फिक्स करके आई है। फिदा हैरान हो गई और पूछा, आपको कौन बोला? छाया देखते हुए बोली, तेरे प्रोफेसर का कॉल आया था, पार्थ नेगी। फिदा घर के अंदर आते हुए, व्हाट, उनका कॉल आया था? क्या कहा उन्होंने? छाया ने कहा, अरे मतलब उनके फोन से फोन आया था, उन्होंने, उनकी माँ थी, शायद रूबी। उन्होंने कहा कि उनको तुम बहुत पसंद आ गई अपने छोटे बेटे के लिए, और वह चाहते हैं कि हम तुम्हारी शादी उनसे करवा दे, और तुम मन भी गई, और इतने समय से जो हम तुम्हें बोलते हैं कि बेटा शादी कर लो, कॉलेज बाद में कर लेना, वो तुमसे देखा नहीं गया। कहती थी कि पहले पढ़ाई कर लूं, उसके बाद कर देना, और अपना रिश्ता फिक्स कर आए बेटा। कहीं कॉलेज जाकर प्रोफेसर स्टूडेंट तो नहीं खेल रही थी? फिदा पलट गई और बोली, प्लीज मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं खेलती। उसके बाद वो सोफे पर बैठे सुनील को देखते हुए बोली, बाबा समझाओ अपनी बीवी को, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगी तो छाया ने कहा, ये छप छप करके जो चलती है ना, थोड़ा कम कर ले, शादी होने वाली है तेरी। फिदा ने थोड़ा झुककर अपनी मां को देखा और कहा, व्हाट, आप मान गए? मुझे लगा नहीं मानोगे। छाया ने कहा, मैंने तो बेटा फिक्स भी कर दिया रिश्ता, बस कल नाम के लिए आएंगे वो यहाँ पर। वापस नीचे आई और अपने पापा को देखते हुए बोली, पापा ये क्या किया मम्मी ने, रिश्ता इतनी जल्दी फिक्स भी कर दिया यार, क्योंकि अभी तो मैं कॉलेज गई थी, मुझे लगा 1 साल बाद होगी। छाया उसके पास आई और उसका चेहरा पढ़ते हुए बोली, बेटा शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, फिर उम्र निकल जाती है। फिदा ने कहा, 19 साल की लड़की की उम्र निकल गई है। अरे मानती हूँ मेरी उम्र में मेरे पास 25 साल की लड़की का दिमाग है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में मेरी शादी कर दोगे। मैं नहीं करने वाली, 1 साल से पहले शादी मैं तो यूं ही बोलाई थी उन्हें, मजाक मजाक में। छाया ने कहा, पर मैं मजाक नहीं कर रही, और वो सच में आएंगे देखने के लिए। फिदा ने कहा, मैं कॉलेज भाग जाऊंगी। फिदा कमरे में आई और फिर उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया और सीधा वॉशरूम में गई, और वापस नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई और बेड पर सीधा लेट गई और सोचने लगी थी उसे क्या करना चाहिए। क्या उसने सही किया फैसला लेकर? क्या उसे पार्थ के साथ इस गिल्ट में रहकर शादी कर लेनी चाहिए? तभी उसका फोन बजाने लगा, उसने देखा कि पार्थ का फोन है, उसने उठा लिया। दूसरी तरफ से पार्थ ने थोड़ा सख्ती में कहा, कल ये शादी तोड़ देना। फिदा उठ गई और बोली, क्यों सर, आप ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी गिल्ट में, मैंने आपके साथ इतना गलत कर दिया पिछली रात। पार्थ ने कहा, कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में, तो तुम्हें किस बात का गिल्ट हो रहा है? फिदा ने कहा, आपने कहा प्रोपर हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको किस तो किया ना, आपकी पूरी बॉडी पर। मैंने अपने होठों से किस किया, अरे वह भी एक तरीके से एक होना होता है। और प्लीज सर, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको आपका प्यार मिल रहा है। पार्थ ने कहा, शट अप और शादी तोड़ देना, समझी? और उसके बाद पार्थ ने फोन काट दिया। फिदा बोली, कैसा इंसान है, पहले तो बोला कि शादी करनी है, और अब मैं जब शादी के लिए मान गई हूं तो कहता है कि शादी नहीं करनी है, डफर कहीं के। अगले दिन सुबह का वक्त, फिदा अभी तक सो रही थी और छाया उसके कमरे में आई और बोली, ये देखो महारानी को आज लड़के वाले से देखने आने वाले हैं, और यह सो रही है। अगर उन्होंने इसे ऐसे देख लिया ना, तो पक्का रिश्ता वही कैंसिल कर देंगे। उसके बाद वो फिदा के पास आए और उसके ऊपर से वो चादर हटा दी और उसे तंग करने लगी। फिदा अपने ऊपर कुछ डालने के लिए ढूंढने लगी और हाथ मारकर, और जब उसे नहीं मिला तो वो ऐसे ही लेट गई और दूसरे तकिया को अपने चेहरे पर रख लिया। छाया ने उस कंबल की तह किया और वह तकिया भी फिदा के चेहरे से हटा दिया और फिर उसका कवर निकाल दिया। शायद उसे आज बेडशीट धोनी थी। फिदा ने कहा, क्यों इरिटेट कर रही हो मम्मी? छाया ने फिदा के चेहरे से भी तकिया हटा दिया और उसका भी कवर निकालने लगी, लेकिन इसी में फिदा का सर सिरहाने से लग गया और झट आवाज आई। फिदा ने अपना सर सहलाया और हल्का सा चिल्लाते हुए उठ गई और बोली, आप इतने नए नए तरीके कहाँ से ढूंढ कर लाती हो बच्चों को उठाने के? छाया अलमारी की तरफ गई और नीचे वाले राइट से नई बेडशीट निकली और उस पूरी बेडशीट को फिदा के चेहरे पर गिराते हुए कहा, इस बेड को समेट लो और फिर तैयार हो जाओ। उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया है, 10 बजे तक आ जाएंगे। फिदा को समझ में नहीं आया कि 10 बजे कौन आएगा, शायद वह भूल गई थी और वो बोली, कोई आ रहा है क्या? मेहमान आ रहे हैं, मामी मामा आ रहे हैं, या चाचा चाचा आ रहे हैं? कौन आ रहा है? छाया ने कहा,
अरे लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, भूल मत। जैसे ही छाया ने ये कहा फिदा बिल्कुल शॉक हो गई और बोली, क्या लड़के वाले? और उसके बाद उसे याद आया कि पिछले दिन वह सामने से पार्थ के साथ अपना रिश्ता फिक्स करके आई थी और उसने अपने सर पर हाथ से मारा और बोली, क्या यार बेवकूफ वाली किस्मत पाई है मैंने। उसके बाद वह अपने बेड से उठी और सबसे पहले उसने बेडशीट को ठीक किया और फिर नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। वह बाहर आई और देखने लगी है वह क्या पहने। उसने एक चूड़ीदार निकाला और उसे पहन लिया। वो ऑरेंज और पिंक कलर का था और बहुत ही सुंदर था। उसने उसे पहन लिया और अपने बालों को हल्का सा फोल्ड कर कर एक तरफ कर दिया, लेकिन वो मशीन चल ही नहीं रही थी, बीच में रुक गई। फिर उन्होंने उसे अपने हाथ पर मारा लेकिन वो चल नहीं रही थी। फिदा को ना चाहते हुए भी बालों को समेटकर जुड़ा बनाना पड़ा, क्योंकि वो आधे फोल्ड और आधे सीधे बाल नहीं रख सकती थी। उसके बाद वो वहां से नीचे की तरफ आने लगी। छाया ने कहा, यह क्या, तूने अभी से नए कपड़े क्यों पहन लिया? फिदा ने कहा, नए कपड़े कहाँ से दिख रहा है आपको, ये कॉलेज नहीं जाना क्या मुझे पहनकर? छाया ने कहा, छुट्टी ले ले। फिदा ने कहा, क्या छुट्टी ले ले मम्मी, मेरी आज क्लास है, वह भी। और बोलते बोलते वो रुक गई क्योंकि आज उसकी पहली क्लास थी और यह बात वो नहीं बता सकती थी छाया को। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। वो मैसेज पार्थ का था। उसने खोल कर देखा तो उसमें पार्थ ने लिखा था, आज सारी क्लासेस ले लेना और अगर आज नहीं आई तो जिंदगी में कभी मेरी क्लास को लेने के लिए मत आना। फिदा की आंखें वो मैसेज पढ़कर बड़ी हो गई और फिर उसने पार्थ को रिप्लाई किया, पर सर और आज तो आप मेरे घर आने वाले हैं ना? पार्थ ने कहा, ऑफकोर्स मैं आने वाला हूं लेकिन तुम्हें कॉलेज आना ही पड़ेगा। और उसके बाद पार्थ एकदम से ऑफलाइन हो गया और फिदा हैरान हो गई। फिदा ने छाया से कहा, मम्मी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अभी मैसेज आया है, मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो कमरे में गई और तुरंत बैग लेकर नीचे आई तो छाया ने कहा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं, बेलन से घर में बैठी रह। लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैडम को कॉलेज जाना है, एक दिन छुट्टी कर ले। वो फंस गई थी, मम्मी की सुने या होने वाले पति की सुने। उसने पार्थ को वापस मैसेज किया, सर मैं नहीं आ पाऊंगी आज। लेकिन वह मैसेज पार्थ नहीं देखा क्योंकि वो ऑफलाइन हो गया था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। पार्थ ने ही यह जानबूझकर उसके लिए जाल बिछाया था। धीरे धीरे टाइम हो गया और पार्थ की क्लास का टाइम भी हो गया और वो अभी तक घर में थी। उसने खुद से कहा, पापा को सच बताकर कॉलेज बदल देती हूँ, थोड़ी सी डांट मिलेगी लेकिन मैं इस कॉलेज में तो रहकर नहीं पढ़ पाऊंगी बिल्कुल भी। उसके बाद वो सुनील जी से बोली, पापा कुछ बात करनी थी आपसे। सुनील जी ने कहा, हाँ बोलो। फिदा ने कहा, वो मैं कॉलेज से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती थी। छाया ने कहा, फिर कॉलेज? फिदा ने कहा, कॉलेज से रिलेटेड बात करनी है, कॉलेज नहीं जाना है। छाया इस पर कुछ नहीं बोली और किचन में चली गई। फिदा ने कहा, पापा वो मुझे कॉलेज ना। तभी उसकी बात पूरी होती कि बेल बज पड़ी। छाया किचन से खुश होते हुए बाहर आई और बोली, लगता है लड़के वाले आ गए, वैसे भी टाइम हो ही गया है। सुनील जी ने कहा, बेटा हम बाद में बात करेंगे तुम्हारी कॉलेज के, फिलहाल तुम्हारे रिश्ते की बात कर लेते हैं। उसके बाद सुनील जी भी छाया जी के साथ बाहर की तरफ जाने लगे। सुनील जी ने छाया की कमर से उसका साड़ी का पल्लू नीचे किया जो उन्होंने कमर में बांध दिया था और छाया ने कहा, थैंक यू। और उसके बाद उसने दरवाजा खोल दिया तो बाहर रूबी जी, विशाल जी, पार्थ और नक्श तीनों थे। उन्होंने उन्हें अंदर आने को कहा। वो घर उनके घर से काफी छोटा था लेकिन उन्हें इस चीज से जरा भी आपत्ति नहीं हुई और वह अंदर आ गए। वह जाकर सोफे पर बैठे। छाया ने कहा, मैं चाय लेकर आती हूँ। रूबी जी ने कहा, नहीं, चाय तो हम अपनी होने वाली बहू की हाथ की पियेंगे, अगर उसे बनानी आती है तो, नहीं तो आप पिला दीजिए। छाया ने कहा, अरे सिर्फ चाय ही नहीं, ये कुकिंग में बहुत अच्छी है। और उसके बाद वो बोली, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। फिदा जो उनके आने से तुरंत कमरे में वापस भाग गई थी, वह ऊपर की तरफ गई और फिदा को देखने लगी। फिदा बैठी हुई थी और उसके चेहरे से पसीना निकल रहा था जबकि कमरे में एसी चल रहा था। उसके पास आई और उसका चेहरा पढ़ते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रही है? फिदा ने अपना सर छाया के सीने में रख दिया और कहा, मुझे डर लग रहा है। छाया ने कहा, डरने वाली बात नहीं है, मेरी भी तो शादी हुई थी, तेरे दोस्त की भी शादी होगी, चिंता मत कर, और आज सबको तेरे हाथ की चाय पीनी है। छाया फिदा को लेकर अपने साथ नीचे आ गई और फिर उसने सबको नमस्ते किया।
पार्थ ने एक नज़र फिदा को देखा, लेकिन फिदा ने बस एक झलक उसे देखा और तुरंत किचन के अंदर चली गई और सबके लिए चाय चढ़ा दी। और जब तक चाय पक रही थी तब तक उसने खाने के लिए नमकीन वगैरह एक जगह निकलकर रख दिए। 10 मिनट बाद वह एक ट्रे लेकर बाहर की तरफ आई और उसे टेबल पर रख दिया, जिस पर छाया ने कहा कि वह खुद से उनके हाथ में चाय के कप दे। फिदा ने ट्रे उठाया और एक एक करके सबके पास लेकर गई और उन्हें अपने हाथों से चाय के कप पकड़े। पहले उसने रूबी जी को दिया, फिर विशाल जी को दिया, फिर नक्श को दिया तो नक्श ने उसे हाय कहा और फिदा ने भी उसे हाय कहा। और फिर वो पार्थ की तरफ गई और उसके हाथों में चाय का कप देने लगे तो पार्थ ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिस पर फिदा ने अपनी नजरों को उठाकर पार्थ को देखा। पार्थ ने धीरे से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मेरा लेक्चर मिस किया, तो बताओ क्या पनिशमेंट। पार्थ ने बहुत धीरे से कहा था, लेकिन फिदा ने सुन लिया था। फिदा ने कहा, आपका लेक्चर में आपके बिना कैसे अटेंड करती, आप थोड़ी थे वहां। पार्थ ने कहा, मेरा लेक्चर चल रहा है, मेरे वहां अब्सेंस में भी, चाहे तो तुम अपनी दोस्त से पूछ सकती हो। फिदा की आंखें बड़ी हो गई और वह सोचने लगी कि उसकी अब्सेंस में उसका लेक्चर में कैसे चल रहा है। वह सोचने लगी। तभी रूबी ने कहा, फिदा बेटा बैठ जाओ। फिदा एक जगह बैठ गई। तो विशाल जी ने कहा, अरे अपने होने वाले पति के पास आकर बैठो। फिदा इस पर मुस्कुरा उठी और पार्थ के पास आकर बैठ गई। पार्थ ने अपना हाथ पीछे किया और उसकी कमर पर रख दिया, जिस पर फिदा हल्का सा कांप गई। पार्थ में हल्की से इस कुर्ती हटाई और उसकी कमर पर देखते हुए कुछ लिखने लगा अपनी उंगली से, और फिदा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि वो कुछ लिख जरूर रहा था, लेकिन वो एक अलग ही एहसास फिदा के अंदर उत्पन्न कर रहा था। और फिदा कोशिश कर रही थी कि जो पार्थ उसकी कमर पर लिख रहा है वो उसे पढ़ पाए। उसने धीरे धीरे उसे पढ़ना चाहा। पार्थ ने कहा, वॉट ई शोल्ड गिव यू। फिदा को समझ में नहीं आया और उसने हैरानी से उसे देखा तो पार्थ ने आगे लिखा पनिशमेंट, और उसके बाद उसने का चिन्ह लगा दिया। फिदा ने इस पर लाचारगी से उसे देखा। तभी छाया ने कहा, बेटा तुम प्रोफेसर हो, उसके अलावा और क्या करते हो। पार्थ ने अपना हाथ हटाया और छाया को देखते हुए बोला, नथिंग मच, बस कुछ NGOs है, मम्मी के उनमें हेल्प करता हूँ, और कभी कभी भाई जब कंपनी नहीं जाते तो मैं जाता हूँ। छाया ने कहा, मतलब मल्टी टैलेंटेड हो। रूबी ने कहा, हाँ मल्टी टैलेंटेड तो है, पर गुस्सा भी बहुत है इसके अंदर, और इसे हर काम परफेक्ट चाहिए। बिल्कुल, मैं तो तंग आ गई इसकी परफेक्शन से, और मैंने देखा है किस तरीके से आपकी बेटी ने कल इसकी वोट लगाई थी। मुझे तो यही चाहिए। अब आप बताइए कि आप हमारी बेटी कितने दिनों में दे रही है, या फिर उसी दिन इन दोनों के भी फेयर करवाना चाहते हैं जिस दिन उसकी दोस्त के हमारे बड़े बेटे के साथ है शादी। छाया को नहीं पता था कि आराधना की शादी इसी घर में हो रही है। उसने हैरानी से कहा, फिदा तूने बताया नहीं कि आराधना की शादी इसी घर में हो रही है। मुझे लगा बस तुम ऐसे ही अपने प्रोफेसर के घर पर गई थी। फिदा ने कहा, नहीं नहीं, वो आराधना की शादी सर के बड़े भाई के साथ ही हो रही है। छाया ने कहा, ये तो फिर और अच्छा है, और ज्यादा हमें पूछना भी नहीं है। जब उन्होंने हाँ कर दिया तो हम भी हाँ ही कर देंगे। रूबी ने इस पर खुश होते हुए कहा, तो रिश्ता पक्का। छाया ने कहा, जरूर। जहां विशाल जी और सुनील जी दोनों शांत बैठे हुए थे, जैसे कि उन दोनों के घर में उनकी बीवियों की चलती है, उनकी चलती ही नहीं है, और वो दोनों इशारों से ही एक दूसरे को हाय हेलो बोल चुके थे, और उन्हें समझ आ गया था कि दोनों घर पर क्या हाल है। दोनों घर में डंडा बीवी का चलता है। इशारे से विशाल जी ने सुनील जी को बताया कि अब मेरे घर में एक और तूफान आएगी जो कि उसके बेटे पर हुकूमत चलाएगी। सुनील जी इस पर मुस्कुरा उठे और बोले, इतनी भी तूफान नहीं है। तभी छाया ने फिदा से कहा, फिदा जाकर अपने प्रोफेसर को, मतलब अपने होने वाले पति को जाकर अपना कमरा दिखा दो। फिदा ने कहा, कमरा क्यों दिखाना है। पार्थ खड़ा हुआ और बोला, जरा देखूं तो कि तुम्हारा कमरा कितना ऑर्गेनाइज्ड है। रूबी ने इस पर अपना सर मार लिया। इसे ये देखना था कि कमरा कितना ऑर्गेनाइज है, और उसने इशारे से उसे कहा कि वो कमरे में जाकर उसे डांटे ना बिल्कुल भी। पार्थ ने इशारे से कहा कि वो चल रहे, और उसके बाद फिदा आगे जाकर कहीं और पार्थ उसके साथ साथ उसके कमरे में गया। उसे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी फिदा के कमरे में एंट्री मार लेगा, और वो फिदा के जैसे कमरे में आया, उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और फिदा की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तुमने आज साड़ी क्यों नहीं पहनी जबकि आज तुम्हारा रिश्ता आया है। फिदा ने कहा, कल तो पहनी थी।
और प्लीज सर मुझे छोड़िए और मुझे बताइए ना कोई बड़ी पनिशमेंट तो नहीं है। पार्थ ने कहा, तुम बार बार गलती कर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट भी ना दूं। फिदा ने कहा, मैं बार बार गलती करती हूँ तो आप बार बार पनिशमेंट भी देते हैं। इतनी घटिया पनिशमेंट दी थी आपने मुझे, 1 हफ्ते के लिए क्लास से बाहर। वो तो मैंने कैसे अपने असाइनमेंट को पूरा कर लिया। पार्थ ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके गाल को चूमते हुए बोला, दिखाओ मुझे तुम्हारे असाइनमेंट। पार्थ के इस तरीके से चूमने से फिदा कांप गई और फिदा उसे थोड़ा दूर किया और फिर हल्का सा नीचे की तरफ झुक गई क्योंकि नीचे वाली ड्रॉच पर उसका असाइनमेंट पड़े थे। पार्थ उसे अजीब से पोजीशन में देखकर अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और उसके पास आया और उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही फिदा खड़ी हुई उसे एक अजीब सा कट अपनी बॉडी में महसूस हुआ क्योंकि पार्थ बिल्कुल उससे चिपक कर खड़ा था। वो जैसे ही खड़ी हुई पार्थ ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, प्यार करने के लिए ये पोस्चर बहुत अच्छा है। फिदा का चेहरा बिल्कुल कांप गया। वो बिल्कुल पलट गई तो पार्थ ने कहा, बताओ अच्छा है कि गंदा है। फिदा ने कहा, प्यार करना ही पाप है। और फिर वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी तो पार्थ ने उसके दोनों कलाइयों को पकड़कर अपने और करीब किया, जिस पर फिदा के हाथ अपने आप उसके गर्दन में आ गए और पार्थ उसे लेकर घूम गया और उसे बेड पर गिरा दिया और उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, मुझे गिल्ट मैरिज नहीं करनी, या तो प्यार करो या शादी तोड़ दो। फिदा जो उसके करीब आने से बिल्कुल सिसक उठी थी, अचानक से पार्थ के शब्द सुनकर हैरान हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।